हे गाइस, आज हम कई सदियों पहले भारत में प्रयोग की गई एक बहुत अलग तकनीक को देखने जा रहे हैं। ये प्राचीन स्थान वारंगल किले के नाम से जाना जाता है और यह एक बहुत बड़ा स्थान है जो कि अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यह बिल्कुल भी एक किले जैसा नहीं दिखता है, पर इसे एक किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर दुर्गों और सुरक्षा प्रणाली के कई स्तर हैं, पर उनकी परिधि बहुत ही बड़ी है, इसलिए हम उन्हें यहाँ से नहीं देख सकते। चलिए आज विशेष रूप से देखते हैं कि ये चट्टानें कैसे काटी गई थीं। जब आप पहले इस जगह पर प्रवेश करते हैं तो यहाँ चारों ओर बिखरी हुई ढेर लगी हुई हजारों चट्टानों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब आप इन चट्टानों का निरीक्षण नजदीक से करते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जरा देखिए हर एक ब्लॉक कितना जटिल है। ये शानदार संरचना कैसे बनाई गई थी? पुरातत्वविद और इतिहासकार इस बात को लेकर अटल हैं और दावा करते हैं कि यह सभी संरचनाएं और कुछ नहीं बल्कि केवल प्राथमिक औजारों और कठिन परिश्रम से बनाई गई थीं। क्या यह सच है? या फिर प्राचीन निर्माताओं ने इस असाधारण काम को अंजाम देने के लिए उन्नत तकनीक और उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया था? चलिए इन पत्थर की कलाकृतियों पर नजर डालते हैं। इनके ऊपर एक अजीब सा लेटिस वर्क किया गया है, जिसे भारत में जाली कहा जाता है। हर एक जाली वाले पत्थर में बहुत से छेद होते हैं और ये एक रोशनदान या खिड़की जैसा दिखता है, पर ये सीधी दरारें या गोल छेद नहीं हैं। हर छेद में कई किनारे हैं, पर यह असली समस्या नहीं है। एक कई किनारे वाले छेद को साधारण औजारों से बनाना बिल्कुल संभव है। समस्या यह है कि ये सभी बहुत सारे किनारों वाले छेद एकदम सटीकता के साथ एक दूसरे के समान हैं। विशेषज्ञ हैरान हैं कि इनके सभी आयाम इतनी सफाई से एक जैसे कैसे हैं। वे 1 मिलीमीटर तक एक समान हैं। अगर हम इनका ध्यान से अध्ययन करें तो यह डिजाइन ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें किसी कुकी कटर जैसे मशीनी उपकरण से बनाया गया हो। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी सटीकता मानवीय रूप से संभव नहीं है। क्या प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने इन संरचनाओं के निर्माण के लिए किसी कुकी कटर जैसे उपकरण का प्रयोग किया था? भूवैज्ञानिकों ने इन संरचनाओं का पूरी तरह निरीक्षण नहीं किया है, पर वे सोचते हैं कि ज्यादातर जाली काले बसाल्ट से बनी है, जो कि बहुत कठोर चट्टान है। प्राचीन तकनीक तो भूल ही जाएं। हमारे पास आज भी ऐसे उपकरण नहीं हैं जो बसाल्ट जैसे कठोर पत्थर पर बिल्कुल एक जैसे आकार काट सके। हमें ऐसे एक जैसे छेद काटने के लिए कंप्यूटर और सीएनसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। क्या प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने सीएनसी मशीन जैसी किसी चीज का प्रयोग किया था, या फिर उन्होंने किसी और तकनीक का प्रयोग किया था? पर यह एक सा दिखने वाला डिजाइन बस छेदों तक सीमित नहीं है, यह दूसरे ब्लॉक्स में भी दिखता है। उदाहरण के लिए इन शेरों की श्रृंखला को देखिए। यहाँ इस ब्लॉक में बहुत सारे शेर हैं, पर अगर आप उनका ठीक से अध्ययन करते हैं तो वे सब एक समान हैं। याद रखिए कि यह स्थान दिल्ली के सुल्तान के द्वारा धार्मिक कारणों से नष्ट कर दिया गया था और इतिहासकार पुष्टि करते हैं कि यह पत्थर लगभग 700 सालों से धूप और बारिश में पड़े हुए हैं, पर 700 सालों के क्षरण, पतन और जानबूझ के किए गए विनाश के बाद भी हम सिर्फ मामूली नुकसान ही देख सकते हैं। इनके बीच की त्रिआयामी दूरी को देखिए। क्या मानवीय रूप से इन जगहों के नीचे नक्काशी करना संभव है, या फिर वो इंग्रेविंग, कार्विंग और ड्रिलिंग मशीन जैसी मशीनों का प्रयोग कर रहे थे? इतिहासकार और पुरातत्वविद
इस बात की पुरजोर बहस करते हैं कि प्राचीन निर्माताओं ने हर चीज छेनी और हथौड़ी से बनाई थी और उन्होंने रोटेटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया था। पर यह जगह इस बात के ठोस सबूत देती है कि प्राचीन समय में ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग हुआ था। यहाँ हम एक सटीकता से ड्रिल किया हुआ छेद देख सकते हैं। क्या ये छेनी के निशान जैसे दिखते हैं? आप यहाँ एक समान केंद्र बिंदु वाले ड्रिल से बने हुए गोले को देख सकते हैं। पुरातत्वविद पुष्टि करते हैं कि ये वास्तव में प्राचीन औजारों के निशान हैं। यह ऐसा 700 सालों तक बारिश और धूप में रहने के बाद दिख रहा है। और देखिए, फिर भी ये कितना बढ़िया दिखता है। कल्पना कीजिए कि जब यह बना होगा तब कैसा दिखता होगा। तो हमें यह एक तथ्य के रूप में पता है कि प्राचीन निर्माणकर्ता रोटेटिंग, ड्रिलिंग और कार्विंग मशीन का प्रयोग कर रहे थे। पर क्या ये जालियां भी इसी तरह से बनाई गई हैं? मशीनी नक्काशी के उपकरणों के प्रयोग से भी ऐसे सटीक एक समान छेद बनाना असंभव होगा। तो इन डिजाइनों को बनाने के लिए उन्होंने जरूर किसी अलग तरह की तकनीक का प्रयोग किया होगा। इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आज जालियां कैसे बनाई जाती हैं। भारत में जाली बनाने को न सिर्फ एक प्राचीन कला समझा जाता है, बल्कि जालियों का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर आज भी ग्रामीण घरों में किया जाता है। तो वे ऐसे एक समान डिजाइन कैसे बनाते हैं? इसका उत्तर काफी सामान्य है। वे चट्टान जैसी कठोर चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। वे मिट्टी जैसे मुलायम चीज या द्रव्य सीमेंट का प्रयोग करते हैं और फिर उसे एक समान सांचों में डाल देते हैं। उदाहरण के लिए हम कंक्रीट या सीमेंट को एक सांचे में डाल सकते हैं और जब यह सूख कर ठोस हो जाता है तब यह चट्टान की तरह कठोर लगता है। आश्चर्यजनक रूप से भारत के जाली कारीगर, जिनका परिवार इस क्षेत्र में कई सदियों से काम कर रहा है, वे हमें बताते हैं कि वे कई सदियों से यही प्रक्रिया करते आ रहे हैं। आज वे कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं, पर प्राचीन काल में वे किसी और पाउडर या द्रव्य पदार्थ का प्रयोग जाली बनाने के लिए करते थे। क्या वारंगल किले की ये सभी जालियां वास्तव में काले बसाल्ट से बनी हैं, या फिर वे किसी अन्य पदार्थ से बनी हैं जो केवल काले बसाल्ट जैसा दिखता है? आज हम जियोपॉलीमर नाम के पदार्थ का प्रयोग करते हैं और हम उसका प्रयोग बहुत अलग-अलग तरह की संरचनाएं बनाने के लिए करते हैं। जियोपॉलीमर मुलायम, पाउडर जैसे और यहाँ तक कि द्रव अवस्था में भी होते हैं और बिल्कुल चट्टान जैसे पदार्थों से बने होते हैं और इन्हें किसी भी मनचाहे आकार या जटिल डिजाइन में ढाला जा सकता है। एक बार जब वे ठोस होकर कठोर हो जाते हैं तो जियोपॉलीमर और साधारण चट्टान में अंतर बताना नामुमकिन है, जब तक कि आप इसका नमूना लेकर इसके घटकों का परीक्षण ना करें। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि गीजा के पिरामिड्स भी इसी तरह बनाए गए थे। उनके अनुसार ये पत्थर के ब्लॉक हैं ही नहीं, ये जियोपॉलीमर के ब्लॉक्स हैं। यदि हम किसी इंडस्ट्री में जाएं जहां सांचे से जियोपॉलीमर के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, तो हमें जियोपॉलीमर द्रव को उड़ेलने, एकत्र करने और समय-समय पर प्रयोग करने के लिए बड़े-बड़े टैंक देखने को मिलेंगे। क्या इसी वजह से वारंगल किले में ये विशालकाय टैंक हैं? शायद ये टैंक भी जियोपॉलीमर द्रव को रखने के काम आते होंगे। क्या भारत के प्राचीन निर्माता भी जियोपॉलीमर को सांचे में ढालकर मनचाहे आकार बनाने की तकनीक का प्रयोग कर रहे थे? तो इसे समझने के लिए हमें भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक में जाने की जरूरत है। यह मंदिर, जिसे कैलाशनाथर मंदिर कहते हैं, कम से कम 1300 साल पुराना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह दक्षिण भारतीय मंदिर एलोरा गुफाओं के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के लिए
मॉडल के रूप में बनाया गया था। जहां उत्तर का कैलाश मंदिर असाधारण तरीके से चट्टान काटने की तकनीक के लिए जाना जाता है, वहीं दक्षिण का ये मंदिर किसी बहुत रहस्यमयी बात के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर असल में पत्थर हैं ही नहीं। इस शहर के स्थानीय निवासियों और मंदिर के पुजारी के अनुसार ये जियोपॉलीमर के ब्लॉक्स हैं। सुनिए पुजारी क्या कह रहे हैं। Entirely different to the other temple. This is not available stone, man-made stone. Olden days people brilliant, they make. Nowadays our knowledge is zero, nobody knows the combination. That is the drawback, not possible to maintain, not possible to repair. तो आप देख सकते हैं कि पुजारी जिसने कभी जियोपॉलीमर के बारे में नहीं सुना था, वो मनुष्यों द्वारा बनाए गए पत्थरों के बारे में बता रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये जियोपॉलीमर कैसे बने थे। इस मंदिर की दीवारें और मूर्तियां कुछ अजीब वर्णनों को दर्शाती हैं। वे सामान्य पत्थरों के लक्षणों को नहीं दर्शाती है। पुरातत्वविद जोर देते हैं कि ये सैंडस्टोन से बनी हैं, पर यहाँ की ज्यादातर मूर्तियां और दीवारें जीर्ण हो चुकी हैं और धीरे धीरे इनकी परतें उतर रही हैं। सैंडस्टोन ऐसा बर्ताव नहीं करता और हम यहाँ कुछ और ज्यादा चौंकाने वाला भी देख सकते हैं। हम यहाँ मूर्तियों के अंदर ईंटें लगी हुई देख सकते हैं, जिन्हें पत्थर जैसी परत से ढका गया है। यह निश्चित रूप से जियोपॉलीमर के होने का सबूत है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक्स ठोस सैंडस्टोन से बना होता तो इसके अंदर ईंटें डालना असंभव होता। तो प्राचीन निर्माणकर्ता निश्चित रूप से जियोपॉलीमर को द्रव या पाउडर के रूप में प्रयोग कर रहे थे और इसे मनचाहे आकार में ढाल रहे थे। पर जो वास्तव में कमाल की बात है, वो इस मंदिर में पुरातत्व विभाग द्वारा कराई गई मरम्मत की संख्या है। मंदिर 1910 तक बहुत अच्छी अवस्था में था, जब तक कि पुरातत्व विभाग, जो कि उस समय ब्रिटिश शासन में आता था, उसने संरक्षण के नाम पर यहाँ की दीवारों और मूर्तियों पर प्लास्टर लगाने का निर्णय नहीं लिया था। हालांकि प्लास्टर लगने के फौरन बाद ही इस संरचना का तेजी से खराब होना शुरू हो गया था। जियोपॉलीमर के घटक की जरूर प्लास्टर के साथ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई होगी, जिसके कारण दीवारों की परतें निकलने लगीं। पुरातत्व विभाग ने पिछली सदी में इस मंदिर को बनाए रखने के लिए कम से कम 5 असफल प्रयास किए हैं, पर 1910 में हुई शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद मंदिर कभी इसकी असली स्थिति में नहीं आ पाया। यह वास्तव में प्रतिवर्ष और ज्यादा खराब होता जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं है कि प्राचीन निर्माता जियोपॉलीमर तकनीक का प्रयोग कर रहे थे, और मुझे लगता है कि कैलाशनाथर मंदिर और वारंगल किले की संरचनाएं साफ तौर पर यह बात बिना किसी शक के सिद्ध करती हैं। पर वारंगल किले की संरचनाएं क्षीण नहीं हुईं, क्योंकि उनका किसी नकली रसायन से संपर्क नहीं हुआ, और वारंगल किले के क्षेत्र में तैरने वाले पत्थर जैसे कुछ अद्भुत सबूत हैं। याद कीजिए कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि किस प्रकार प्राचीन निर्माता तैरने वाले पत्थरों का निर्माण कर रहे थे। यह चट्टान प्राकृतिक रूप से बनी चट्टान नहीं है। ये चट्टानें वास्तव में कृत्रिम तरीके से सांचे में ढाल कर बनाई गई थीं। आज हम इसी तकनीक का प्रयोग करते हैं और इसे AAC ब्लॉक कहते हैं। तो जियोपॉलीमर तकनीक निश्चित रूप से प्राचीन समय में उपलब्ध थी। हालांकि हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि ये कलाकृतियां जियोपॉलीमर से बनी थीं या नहीं, जब तक कि हम इनका एक नमूना लेकर लैब में परीक्षण ना कर लें। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत के प्राचीन निर्माताओं ने जियोपॉलीमर का प्रयोग किया था, या ये ठोस चट्टानों पर साधारण औजारों का प्रयोग करके बनाए गए थे? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं।
मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।